तो ये एक कहीं ना कहीं एक ये भी कमाल का चुनाव है कि यहाँ पर जो साथ में खेले थे वो चाह रहे हैं कि तुम आउट हो जाओ, और जो आगे अगेंस्ट खेले थे वो चाह रहे हैं चलो जीतो मत पर कुछ रन तो बनाओ। प्रधानमंत्री जो रेवड़ी रेवड़ी कहकर हर पार्टी को कहते थे कि भाई ये लोग बर्बाद कर देंगे, वो भी अब आके मजबूर हो गए अपनी रैली में कहने के लिए कि देखिए जो स्कीम चल रही है वो चलती रहेंगी, बंद नहीं करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को वोट देते हैं, और जब विधानसभा की बात आती है तो वो आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को चुनते हैं। तो बीजेपी के सामने यही चैलेंज है कि वो इस परसेप्शन को कैसे तोड़े। कांग्रेस के अच्छा करने से किसको फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली मतलब ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ेगा, वो इसलिए कि लड़ाई मुस्लिम वोट की है। कि आपने कांग्रेस के रिवाइवल की बात की है, ये सही है कि कांग्रेस में जो है शीला दीक्षित के बाद से सूखा है, कांग्रेस का कोई ऐसा आधार नहीं है। कांग्रेस को इस वक्त इंडिया अलायंस बचाना है, इसलिए आप देखिए कि अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे तो आनंद फानन में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कराया गया। तो लेकिन दिल्ली का पॉलिटिक्स शुरू से ही हमको आउट ऑफ सिलेबस लगा कि कभी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ। अब जैसे 3 टर्म कांग्रेस का जीतना, उसके बाद से 2 टर्म प्रचंड बहुमत से आम आदमी का जीतना, लोकसभा में कुछ और हो जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं अंकित, बैंक सर, अखिलेश सर, संजय सर और शादाब भाई। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव के तारीखों का कल ऐलान हो गया है। हम लोग कुछ दिन से गैप हो गया था इलेक्शन कैफे का, कुछ लोग छुट्टियों पे थे, तो अब आगे से ये प्रक्रिया जारी रहेगी। साल का पहला इलेक्शन कैफे साल का मैं छुट्टी पे था तो अच्छा शायद पहला ही है। हैप्पी न्यू ईयर। छुट्टियों पे नहीं थे, हम छुट्टी पे थे। ये मैं छुट्टी पे था। मैं छुट्टी पे था तो अब गरीब जनता का मजाक ना उड़ाएं आप, काम करने वाले लोगों का। नहीं, मैं अपने होम टाउन गया था, कहीं स्विट्जरलैंड घूमने नहीं गया था। तो बात करेंगे दिल्ली चुनाव की, क्योंकि बात यह है कि आप लगाएगी चौका या बीजेपी को मिलेगा मौका, क्योंकि बीजेपी मौके की तलाश में, उसको उम्मीद है कि 10 साल से ज़्यादा जो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उसको होगा। बीजेपी ये भी चाहती है कि कांग्रेस थोड़ा अपना प्रदर्शन बेहतर करे ताकि आम आदमी के वोट काटे, ताकि उसका फ़ायदा उसको हो। लेकिन आपको उम्मीद है जो उसकी योजनाएँ हैं, खासकर जो फ्री बीज योजनाएँ जिसको कहा जाता है, रेवड़ी के कहा जाता है, जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और फ्री बस की योजना, और उस पर जो 2100 रुपये देने का वादा किया है वो काम करेगी। जैसे कि पिछले 2 चुनाव से लगातार काम किया। 60 से ज़्यादा 70 विधानसभा की जो दिल्ली विधानसभा है उसमें 60 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार जीत रही है। इस बार क्या होगा इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अंकित को, क्योंकि उनको पहले निकलना भी है। अंकित, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी कवर करता रहा हूँ बहुत सालों से और सत्ता में आम आदमी पार्टी है ज़्यादा बेहतर, लेकिन मैं एक मेरा ऑब्जेक्शन है, आप लगाएगी चौका या बीजेपी को मिलेगा 26 साल का वनवास मिटाने का मौका। मतलब ठीक है, 2 बार कांग्रेस के शून्य आया, 25 साल सीधे भूल गए आप, उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं। आपके ओपनिंग भाषण में कांग्रेस को आपने मौका ही नहीं दिया। मतलब आप मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं पर खड़ी नहीं है। खैर, कुल मिलाकर अगर जो इस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की अरविंद केजरीवाल के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिल्ली के हिसाब से और आम आदमी पार्टी के, वैसे तो ये बात हमेशा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कई बार कही जा चुकी है कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चुनाव इसलिए भी है क्योंकि अब 10 साल किसी भी सरकार को जज करने के लिए, उनके कामकाज को देखने के लिए काफ़ी समय होता है। 10 साल उनके हो चुके हैं। उसके अलावा अब आपकी एक और राज्य में सरकार है, तो दिल्ली के अंदर जो भी होता है उसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में भी पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी 2 साल बाद चुनाव आएंगे और वहाँ पर भी उनको इसका असर पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बम्पर जीत ले पाती है तो 60-55 के ऊपर अगर उनकी सीटें आती हैं, 60 के आसपास अगर वो सीटें ला पाती हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी और उसका एक इम्पैक्ट वहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा। और 2025 का पहला चुनाव है। पूरी ऑपोजिशन, मतलब नेशनली भी इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए देखा जाएगा कि ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स तो इसमें काफ़ी कम है, लेकिन अगर बीजेपी को रोकने में कामयाब होते हैं, छोटा राज्य ज़रूर है दिल्ली, लेकिन इसका जितना डिस्प्रपोर्शनेट मीडिया कवरेज इसको मिलता है, जितना ये चर्चा में रहता है, उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल एक बड़े प्लेयर हो जाते हैं। और अगर बीजेपी एक बार फिर से अगर हारती है, बीजेपी नहीं जीत पाती है, तो आप ये सोचिए कि पहले शीला दीक्षित को 15 साल नहीं हरा पाए और अब 11 साल अरविंद केजरीवाल को हराने नहीं अगर बीजेपी हरा पाती है, तो उनके लिए एक बहुत जो कहीं ना कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद एक जो अपस्विंग आया था, उसमें थोड़ा सा टेपर डाउन तो जरूर होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इंपॉर्टेंट चुनाव जरूर है,
एंटी इनकम्बेंसी भी है। आम अंकित, आदमी- आपको रोकूंगा सिर्फ जो आपकी बात निकल रही थी ना, उससे मुझे लगा था कि अगर अपोजिशन की यूनिटी बनानी है तो कांग्रेस को बलिदान देना होगा। हाँ। ये आम आदमी पार्टी चाहती है, ऐसा लग रहा जो है। बीजेपी नहीं चाहती है मतलब ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहां बीजेपी चाहती है तुम भी कुछ अच्छा करो, तुम हमारे साथी हो, क्योंकि जब तक तुम 10% के ऊपर नहीं पहुंचोगे तो इनको हराएंगे कैसे। तो ये एक कहीं ना कहीं एक ये भी कमाल का चुनाव है कि यहाँ पर जो साथ में खेले थे वो चाह रहे हैं कि तुम आउट हो जाओ, और जो आगे अगेंस्ट खेले थे वो चाह रहे हैं चलो जीतो मत पर कुछ रन तो बनाओ। तो ये एक बड़ा कमाल का चुनाव है। एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करा उसमें दिखाई पड़ी, एक्नॉलेजमेंट भी दिखाई पड़ा। एमएलए के खिलाफ है, 20 आपने टिकट बदल दिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये चुनाव जैसा एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज मोदी जी को नेशनली रहता है, वही एडवांटेज या डिसएडवांटेज अरविंद केजरीवाल को है। या तो उनके पक्ष में वोट पड़ेगा या उनके खिलाफ वोट पड़ेगा। यही एक कारण है कि आम आदमी पार्टी में 20 लोगों के टिकट कटने के बाद भी रेबेल नहीं आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जिसका टिकट कटा है उसमें कम से कम जो पहले चले गए 2-3 लोग उनको छोड़ दें, कोई नया रेबेल नहीं खड़ा हो रहा है। तो एक एक करके मुद्दों की बात करेंगे। ये मेरा कम से कम ओपनिंग स्टेटमेंट। रिमार्क। अखिलेश सर, कल तो आप फील्ड पे थे और एक तो वो क्या जायजा आपको मिला और कुछ लगा, हालांकि एक विधानसभा से आप कह नहीं सकते कि 70 की भी वही रहा हो। दूसरा, बीजेपी की क्या रणनीति है? बीजेपी 98 के बाद से तो सत्ता में आई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद लॉन्गेस्ट जो गैप होगा, बीजेपी किसी स्टेट में कभी सत्ता में रही और दोबारा आने में जो इतना गैप है, इतना तो कहीं हुआ नहीं होगा। नहीं, बहुत लंबा अंतराल हो गया, बल्कि ये कहें कि 1.5 पीढ़ी दिल्ली की है जिसने दिल्ली में बीजेपी का शासन ही नहीं देखा। आप इस तरह से बात कर सकते हैं। मदन लाल हालांकि खुराना बैकडोर से रहता है ऐसा आप आरोप लगा। ऐसा रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं रहा। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, उसके बाद सुषमा स्वराज, इन 3 मुख्यमंत्रियों के बाद बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है वापसी करने की। लेकिन बीजेपी यहाँ पर साफ नहीं है, ना हाफ है। देखिए, अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगातार दिल्ली की जनता ने बहुत चतुराई के साथ, उन्हें पता है कब कहाँ किसको वोट देना है, तो लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को वोट देते हैं, और जब विधानसभा की बात आती है तो वो आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को चुनते हैं। तो बीजेपी के सामने यही चैलेंज है कि वो इस परसेप्शन को कैसे तोड़े कि हमें वो दिल्ली के चलाने लायक क्यों नहीं समझते। ये बीजेपी के सामने एक बड़ा प्रश्न है। इसके कई सारे कारण हैं, कई बार विश्लेषण हो चुका है। नेता नहीं है, संगठन तो मजबूत है बीजेपी का, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि आप अगर 3 विधानसभा चुनाव देखेंगे तो 32 से 38% के बीच बीजेपी का वोट फिक्स्ड है। पर चुनौती ये कि उस 38 को 45-50 तक कैसे लेके जाए, जो कि लोकसभा चुनाव में होता है। लोकसभा चुनाव में 55-54% वोट तक बीजेपी को मिला है, और इस बार भी मिला। 7 सीटें फिर से बीजेपी ने जीती, और वो तब जीती जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। उस गठबंधन के बावजूद बीजेपी को 55% वोट यहाँ पर मिले। तो इसलिए बीजेपी का जनाधार है, संगठन है, सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन वो पसंद नहीं बन पा रही है विधानसभा के लिए। लोगों की पसंद नहीं बन पा रही, तो वो पसंद कैसे बने, ये बीजेपी के सामने चैलेंज है। मतलब मोदी जी आपसे गुरेज नहीं, पर दिल्ली में कोई ऐसा है ही नहीं जिसको बीजेपी जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखती हो। ये एक बड़ा चैलेंज है कि चेहरा कौन उतारे। बीजेपी ने प्रयोग करके भी देखे, विजय कुमार मल्होत्रा को, डॉक्टर हर्षवर्धन को, इवन किरण बेदी को, जो कि केजरीवाल के साथ थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, उनको लेकर के आए, लेकिन उनका पार्टी के भीतर ही विरोध हो गया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब किसी चेहरे के साथ नहीं जा रही है। यहाँ पर दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो सारे होर्डिंग जो हैं वो मोदी जी के लगे हुए हैं, और वो बहुत ही चतुराई के साथ बता रहे हैं कि कंपेरिजन कर रहे हैं कि जैसे यमुना पर आप जाएंगे, जब मैं कल गया हूँ तो अक्षरधाम से आगे जब आप यमुना ब्रिज पर जाते हैं तो लेफ्ट हैंड में एक होर्डिंग लगा हुआ है बड़ा सा, साबरमती हमने साफ करके दिखाई है, तो हम यमुना भी साफ कर सकते हैं। यमुना के ठीक पहले बीजेपी ने होर्डिंग लगाया हुआ है। तो यमुना की गंदगी, यमुना का प्रदूषण क्या मुद्दा नहीं है? हवा का प्रदूषण क्या मुद्दा नहीं है? तो ये सारे मुद्दे जो बीजेपी लेकर के जाना, सड़कों में गड्ढे क्या मुद्दा नहीं है? बिजली में अगर आप बोल रहे हो तो बिजली का बिल एक्स्ट्रा ज़्यादा बढ़ चढ़ कर क्यों आ रही है, ये मुद्दा है। पानी अगर है तो पानी, गंदा पानी क्यों मिल रहा है? आप मुफ्त पानी तो बात करते हो, लेकिन गंदा पानी क्यों मिल रहा है? तो ये सारे मुद्दे जो बीजेपी लेकर के जाना चाहती है। दूसरी बात ये है इसमें, जो बीजेपी की अपनी रणनीति और आकलन उनका है कि जो मिडिल क्लास है, जिसने कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को खुल के समर्थन दिया, वरना उनके 55-60% वोट नहीं मिलते, उनको इसलिए मिले क्योंकि मिडिल क्लास भी साथ थी। जो एक झुग्गी झोपड़ी का वोट है या जो एससी का वोट है, वो तो आम आदमी पार्टी के साथ है, वो तो आज भी उनके साथ है। लेकिन मिडिल क्लास का वोट बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसका थोड़ा सा मोह भंग हुआ है। एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जोड़ लीजिए, या फिर जो करप्शन के चार्जेस अरविंद केजरीवाल पर लगे, और जो उनके मुख्यमंत्री निवास को लेकर के जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मिडिल क्लास का वोट थोड़ा सा डिसइल्यूजन हुआ है। लेकिन वो वोटर वो है जो अभी आप कैमरा लेके जाएंगे, माइक लगाएंगे तो खूब खुल के बोलेगा।
लेकिन जिस दिन चुनाव होगा 5 तारीख को, उस दिन घर में बैठेगा, वहाँ वोट देने नहीं जाएगा। अगर वो मिडिल क्लास वोटर वोट देने चला जाता है और अगर वो वाकई वोट देता है जैसा वो बोल रहा है, तो फिर बीजेपी का बहुत स्ट्रांग चांस है। ये बीजेपी की रणनीति है। लेकिन हाँ, अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो मेरे चाचा होते हो तो वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन ये एक बात बताइए, ये अगर करप्शन इतना बड़ा मुद्दा होता है, बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान इस बार शीश महल और यही है, अगर करप्शन इतना बड़ा मुद्दा होता है, जैसे मैं पहले भी एक बार बात कह चुका हूँ, तो फिर अजीत पवार बीजेपी के साथ आए थे तो करप्शन के मुद्दे पर वहाँ पर भी उनको हार जाना चाहिए था, वहाँ पर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये बात जरूर समझ में आ गई है और उन्होंने मजबूर कर दिया बीजेपी को अपनी पिच पर खेलने के लिए कि आप पहले से ये जो चीज़ें फ्री दे रहे थे उसके साथ आपने और भी जोड़ दिया, 2100 रुपये आपने जोड़ दिया, 18,000 रुपये आपने ग्रंथियों के लिए जोड़ दिया है, जो मेडिकल वाली आपने फैसिलिटी साथ में साथ जोड़ दी है। प्रधानमंत्री जो रेवड़ी कहकर हर पार्टी को कहते थे कि भाई ये लोग बर्बाद कर देंगे, वो भी अब आके मजबूर हो गए अपनी रैली में कहने के लिए कि देखिए जो स्कीम चल रही है वो चलती रहेंगी, बंद नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि एक तो वो अरविंद केजरीवाल की पिच पे खेल रहे हैं और दूसरा क्योंकि वो कंटिन्यूटी में करते आ रहे हैं। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 2100 नहीं हम 2500 दे देंगे। यार 3 में ना 13 में आप 0 पे खेल रहे थे, 4% पे आपका वोट शेयर है, आप कुछ भी कर दीजिए, 2500 क्यों, आप 5000 कह देते, आपको फर्क क्या पड़ जाएगा, क्योंकि आपको जीतना तो है नहीं और देना भी नहीं है। पहले एक छोटा सा मुहावरे पे करेक्शन, चाची को मूछ होता तो चाचा नहीं कहते, मौसी को मूछ होता तो मामा कहते। अच्छा, मौसी को मूछ होता तो चाचा चाची तो अलग अलग परिवार से बने। चाचा आप इस पे सोचिएगा। चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है, मेरे घर में अगर चाचा मुझे दिखाई पड़ रहे हैं उनके, चलिए वो छोड़िए, वो मुहावरे पे मतलब ये लाइटर वेन में था। दूसरी चीज़ जो है, देखिए केजरीवाल का फर्क, पहले कांग्रेस का जो वोट है पहले लॉक स्टॉक बैरल आम आदमी पार्टी लेके चली गई, 2015 में लेके चली गई, उसके पहले कांग्रेस ने उनका साथ दिया, उसके बाद लोकसभा में लेके चली गई, लोकसभा में थोड़े अलग अलग हुए। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में देखेंगे कि कांग्रेस का जो मत प्रतिशत कम हुआ उसमें 6% तो बीजेपी ले गई और 1-2% आम आदमी पार्टी ले गई। तो कांग्रेस के अच्छा करने से किसको फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली मतलब ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को फ़र्क पड़ेगा, वो इसलिए कि लड़ाई मुस्लिम वोट की है दोनों के बीच में। और कांग्रेस आप सही कह रहे हैं, न 3 में है न 13 में है, जो भी गेन है वो गेन है, मतलब 0 से कहाँ आएंगे, 1, 2, 3 जहाँ भी चले जाएंगे। बट ये लड़ाई अब आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए कई मायनों में बहुत सिग्निफिकेंट है। आपने काफ़ी सारा उसमें उल्लेख किया। देखिए 2015 जो था ना, दिल्ली का एक रोमांटिसिज्म था अरविंद केजरीवाल के साथ, एक रोमांस था। वो अन्ना मूवमेंट से शुरू हुआ, निर्भया और कहाँ कहाँ से ट्रांसलेट होता हुआ, एक अरब स्प्रिंग का भी रोमांटिसिज्म इंडिया में उस समय चल रहा था, वो सब ट्रांसलेट होकर के अरविंद केजरीवाल पे आकर के रुक गया। 15 से 20 मतलब मैं अन्ना आंदोलन भी देखने गया था और 15 से 20 के बीच में अरविंद केजरीवाल के बारे में लोगों का जो गुडविल था ना, डिस्पाइट कि आपने योगेंद्र यादव के साथ जो भी किया या बाकी तमाम लोगों के साथ जो भी किया, वो काफ़ी स्ट्रांग था। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, तो मतलब ये बता रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं। हालांकि उस समय काफ़ी और भी चीज़ें हुई, लेकिन लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक जैसा यूएसपी जिसको कहा जाता था, स्कूल, हॉस्पिटल, बाकी आप कह रहे थे कि हम ये सजाएंगे वो सजाएंगे। बाय द टाइम इट केम टू 2020 मतलब बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आया, इसलिए बीजेपी का मत प्रतिशत वहाँ से बढ़ कर के जो भी 38% पे गया। स्टिल जो चीज़ अखिलेश कह रहे थे, चेहरा नहीं था। अखिलेश जहाँ ख़त्म कर रहे थे उसमें देखिएगा 3-4 चीज़ें उन्होंने कही। आम आदमी पार्टी का आप मैनिफेस्टो देख लीजिए 2020 का, वो कह रहे हैं कि रिवर फ्रंट हम ऐसा बनाएंगे कि ये टूरिस्ट स्पॉट हो जाएगा यमुना, सड़कें जो है वर्ल्ड क्लास की होंगी। और ये पानी बिजली वाली चीज़ वो 2020 में नहीं कह रहे थे, 2015 में कह रहे थे, लेकिन वो योजना कंटिन्यू कर रही थी। अब सवाल ये है कि सरकार के मुखिया आप, फ्री बिजली जब है या फ्री पानी है तो उसको बिल कैसे आ गया भाई? और अगर आ गया तो इन्फ्लेटेड क्यों आया? तो अभी आप करेक्ट कीजिए ना। आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आने के बाद हम करेक्ट करेंगे, अभी आप पे मत करो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस बीच में अरविंद केजरीवाल की जो यूएसपी थी, मोहल्ला क्लिनिक ध्वस्त, आप देख रहे हैं, उस पर सीबीआई इंक्वायरी, फर्जी मतलब टेस्ट, फर्जी दवाइयाँ, पता नहीं क्या क्या वो है, मतलब हज़ारों की संख्या में फर्जी टेस्ट है। इसमें किसने कितने पैसे बनाए। बाकी हॉस्पिटल्स का जो हाल है वो बेहाल है। कोई भी आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता तो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाता हुआ, मतलब जेल से भेजे गए ज़रूर वहाँ पे इलाज के लिए, लेकिन वहाँ पे इलाज किसी का वो नहीं है। एडुकेशन का रिज़ल्ट जब आता है तो वो हाई पंक्चर होता है कि हम जब उसकी चीज़ कह रहे हैं।
बीच में उनका भी मतलब तीनों शीर्ष नेता तो आम आदमी पार्टी के वो बेल पे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अतिशी मतलब बैकअप में अब मुख्यमंत्री वाले ही हैं। इन कई चीज़ों को लेकर के देखेंगे तो आम आदमी पार्टी और प्लस ये शीश महल का ये प्रकरण मतलब ये कहीं बहुत सारी चीज़ें चिपक गई। अब समस्या ये है कि जो चीज़ अखिलेश कह रहे थे या आप जो सवाल में पूछ रहे थे वो लीडरशिप का इशू है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल इस समय वल्नरेबल है। एजेंडा देखिए पिछले 4-5 दिन से आखिरकार वो आकर के क्यों अब शीश महल पे वो कर रहे हैं। और अब मतलब मैं कमेंट नहीं करूंगा कि मीडिया किस तरह से, लेकिन मीडिया हैज़ बीन वेरी काइंड एंड चैरिटेबल टू अरविंद केजरीवाल। ये आप कहीं भी आप देख लीजिए उनका चाहे जिस कारण से भी हो का बहुत किसी और मुख्यमंत्री के साथ होता तो बहुत और तरह की चीज़ें आप देख रहे होते, कवरेज का अंदाज अलग होता। ये बैटल अरविंद केजरीवाल के लिए काफ़ी मुश्किल है। बीजेपी के लिए ये ज़रूर है कि नहीं जीतेगी तो जिस बात का जिक्र अखिलेश कर रहे थे, आप मान लीजिए कि 25 साल तो हो गए, 5 साल के बच्चे को भी चुनाव की समझ नहीं है, 10 साल मानिए तो 35 साल का जो वोटर है उसने बीजेपी का राज नहीं देखा या समझा नहीं। 10 के बाद थोड़ा बहुत कॉन्शसनेस होता है कि कोई था या उससे भी आप ले लीजिए, तो इसलिए ये चुनाव बहुत अहम हो जाता है। तो चांस है अरविंद केजरीवाल सबसे डिफ़िकल्ट अपना चुनाव लड़ रहे हैं। इतना डिफ़िकल्ट चुनाव उन्होंने कभी लड़ा नहीं, क्योंकि रोमांटिसिज्म से आए थे तो डिफ़िकल्ट कभी हुआ ही नहीं कोई चीज़ उनके लिए। शादाब भाई, एक तो जो ये संजय सर ने बात की और कि बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि मुस्लिम वोट्स में कांग्रेस डेंट करे जिसका फ़ायदा आपको हो। ये बातें 2020 में भी हो रही थी जब सीए आंदोलन और था, एक तरह का माहौल था और बीजेपी ने उसको बहुत हाई पिच पे उस पूरे मुद्दे को उठाया था और लास्ट मोमेंट पे कुछ पोलराइजेशन आपको देखने को मिला था। बीजेपी की 8 सीट में उसका भी थोड़ा बहुत योगदान था आपको, लेकिन मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ गया नहीं। कांग्रेस का वोट घट के 4% हो गया। बात होती कांग्रेस रिवाइव करेगी, आपको लग रहा है कि ऐसा होगा? पहली बात। और दूसरा, क्या जो एक ट्रेंड बन गया है दिल्ली में कि लोकसभा में 3 बार से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है और विधानसभा में कम से कम 2 बार से आम आदमी पार्टी मतलब 60 से ज़्यादा सीटें पा रही 70 में, तो वो ट्रेंड बना रहेगा या कुछ चेंज की संभावना है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम वोट पे बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त शाहीन बाग का आंदोलन भी चल रहा था, सीए एनआरसी का। और उस वक्त जो ओखला जहां वो विधानसभा है, तो वो ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया आएंगे शायद उस स्पॉट पे, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन क्या हुआ कि जो लास्ट में जो वोट था मुस्लिम वोट, वो अरविंद केजरीवाल को ही लोगों ने दे दिया, भले ही भला बुरा कहते हुए दिया हो, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शायद उनको देखिए मुस्लिम वोटर जो परंपरागत तौर पे जो है वो देना तो वोट चाहता है कांग्रेस को, लेकिन फिर उसको लगता है कि ये कांग्रेस के कैंडिडेट को हम देंगे तो ये तो लोकसभा में देता भी है, लोकसभा में देता भी है, विधानसभा में लगता है 19 कि के लोकसभा में कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले थे। हाँ, उसको लगता है कि हम दे तो दे कांग्रेस को, लेकिन फिर ये है कि हमारा वोट खराब हो जाएगा। तो वो लास्ट में क्या होता है, वो चला जाता है आम आदमी पार्टी के पास। तो यही आप मोटे तौर पे एक वाक्य में आप इसका सार समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आप मुस्लिम वोट की बात करें तो दिल्ली में 6 विधानसभा ऐसी है जहाँ मुस्लिम एमएलए ही जीतता है, क्योंकि वहाँ पे आबादी 50% से ज़्यादा है, जिसमें आप ओखला ले लीजिए, आप चांदनी चौक ले लीजिए, आप मुस्तफ़ाबाद ले लीजिए, आप इस तरह की जो विधान सीलमपुर ले लीजिए, वो चाहे किसी का राज हो, आप आज़ादी के बाद भी उठा के देखेंगे तो वो कांग्रेस का ही, वो जब बीजेपी की सरकार थी तो भी वो 6 मुस्लिम एमएलए जीतते थे और इस बार भी 6 मुस्लिम एमएलए जीते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि उसमें उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को ही दे दिया, इलाके के ही किसी मुस्लिम प्रोमिनेंट मुस्लिम कोई बड़ा उद्योगपति है, कोई नामी आदमी उसको दे दिया। तो मुसलमान कहता है चलो भाई हम कांग्रेस को देंगे, ये हारेगा तो इसको ही दे दो, तो ये आम आदमी पार्टी का जीतेगा। तो जो 6 मुस्लिम एमएलए हैं वो सब कांग्रेस के, सब आम आदमी पार्टी के हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने ये रणनीति खेली है। देखिए, वो क्या है, रोज़ा अफ्तार में तो चले जाते हैं, बड़े बड़े, मैंने देखा कि ओखला में रोज़ा अफ्तार होते हैं, अरविंद केजरीवाल आते हैं, आजकल तो टोपी वोपी नहीं लगाते हैं जो कि भाजपा इशू बनाती है, लेकिन बैठ जाते हैं। लेकिन जब कहीं शाहीन बाग की बात आती है या सीए एनआरसी की बात आती है तो वहाँ अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो 12% वोट हमारा है ये तो हमको मिल ही रहा है भाजपा के नाम से, डर के नाम पे, तो अगर हम इनसे ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो ये जो बाकी वोटर ना भाग जाए। तो ये अरविंद केजरीवाल इसमें बड़ा गेम करते हैं कि वो मुस्लिम वोट दूसरे तरीके से ले लेते हैं।
रोज़ा अफ्तार में आएंगे, इस तरह के आंदोलन में नहीं आते। उस तरह के आंदोलन में प्रियंका गांधी आती हैं, या मुझे याद है कि राहुल गांधी भी उस विक्टिम फैमिलीज वमली से मिलने गए थे, अभी भी बहुत लोग जेल में हैं। अभी अभी मैं आपको बताऊं कि AIMIM ने कुछ लोगों को टिकट दिया है जो कि उस जेल में बंद है। जैसे उन्होंने ओखला में एक शिफाउर रहमान है जो छात्र नेता थे, उनको टिकट दिया है। ऐसे ही उन्होंने ऐसे ही टिकट 3-4 टिकट दिए हैं उन्होंने। तो मुस्लिम वोटर मुझे लगता है कि अभी कंफ्यूज है, वो कांग्रेस को तो देना चाहता है, लेकिन वो लास्ट में क्या करेगा अभी थोड़ा बता पाना मुश्किल है। दूसरी बात देखिए, आपने कांग्रेस के रिवाइवल की बात की है, ये सही है कि कांग्रेस में जो है शीला दीक्षित के बाद से सूखा है, कांग्रेस का कोई ऐसा आधार नहीं है। कांग्रेस को इस वक्त इंडिया अलायंस बचाना है, इसलिए आप देखिए कि अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे तो आनंद फानन में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कराया गया कि भाई आप राष्ट्र विरोधी मत कहिए। TMC और उन्होंने समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट भी कर दिया अरविंद केजरीवाल को। तो कांग्रेस थोड़ी सॉफ्ट है अरविंद केजरीवाल को लेकर। वो लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन उसको ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि हम ऐसी लड़ाई लड़ें कि भाजपा आ जाए। तो वो लड़ भी रहे हैं लेकिन बच के लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस की पोजीशन ये है कि वो जो है वो चाहते हैं कि जनता उनको वोट दे दे, हम बहुत ज़्यादा केजरीवाल साहब के खिलाफ ना बोलें। इसलिए आप देखिए कि कोई इधर आप 3-4 दिनों में आपने कोई बयान उनका देखा नहीं होगा कांग्रेस नेताओं का कि उस तरह से अटैकिंग मोड पे वो बोल रहे हो। तो ये एक दुविधा कांग्रेस के सामने है। बड़ा अच्छा चीज़ बताया, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था कि किस तरह से अजय माकन का PC कैंसिल हुआ, क्योंकि उसके पहले अजय माकन ने कहा था कि कल देखिएगा, कल इस पे और खुलासा होगा, और तमाम बड़ी बड़ी बातें कही थी। और इधर सही कह रहे हैं, मतलब वो चीज़ जो पिस था वो ठंडा पड़ गया है। हाँ नहीं, आप 4 दिन से देखिए कोई हाँ, PC वो- किसी नेता वो की हुई बहुत नहीं है। interesting आज paragraph अशोक है। गहलोत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उन्होंने एक वादा किया कि हम 25 लाख तक का बीम आपको वो देंगे, इलाज देंगे। लेकिन कोई अटैक वैसा वो मुझे दिखे नहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देखिए करते वैसे हुए। तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की अगर कोई दूसरी पार्टी होती ना तो थोड़े बहुत तो चुनाव में दम लगाती, क्योंकि वो जो राष्ट्रीय पार्टी बचाने का जो पैमाना होता है ना, उसके लिए ज़रूरत है कि कहीं कुछ सर्टेन परसेंटेज आपको वोट मिले। तो वो दुविधा खैर कांग्रेस के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस लड़ तो रही है, लेकिन ये भी मैसेज तो देना चाह रही है कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मयंक सर, अभी एक सवाल पूछा था मैंने कि जो ट्रेंड दिल्ली का कुछ समय से है कि लोकसभा में बीजेपी 3 चुनाव से तो 70-70 और 2 चुनावों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 60 से ज़्यादा सीटें। अब आपको क्या लग रहा है, ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा? पहली बात। दूसरा ये कि जो चेहरों की बात है, क्या दिल्ली के चुनाव में चेहरों का बहुत रोल है? जैसे बीजेपी पिछले 2 चुनाव से कोई चेहरा सामने नहीं ला रही है। 13 में वो किरण बेदी को लेके आए थे, उसके बाद से उन्होंने कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया। शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस ने भी किसी को चेहरा नहीं बनाया। तो क्या दिल्ली में शीला दीक्षित को चेहरा कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया। सॉरी, पहली बार भी जब वो हुई थी, बाद में उनको किया गया था, और तीसरी बार तो हद ही हो गई जब तीसरा चुनाव लड़ी थी। उनको प्रोजेक्ट नहीं किया और उनको काफ़ी समय वेट करवाया गया था। मतलब बाजार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था कि ये क्या हो रहा, और उसके बाद उनको किया गया। तो क्या दिल्ली में क्योंकि मोदी जी के चेहरे पे लड़ते हैं तो बीजेपी अच्छा करती है, यहाँ वो केजरीवाल चुकी ये है कि भाई केजरीवाल के सामने चेहरा क्या है? दूसरा मैं एक जो पहला सवाल फ्रीबीज वाला भी था, क्योंकि ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह के मोरल ग्राउंड पे पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, बहुत सारी चीज़ें अब मिडिल क्लास में उसको लेकर के सवाल हैं। तो क्या फ्रीबीज उस चीज़ को ओवरकम कर लेगा, या वो जैसा कि अखिलेश सर कह रहे थे कि अगर मिडिल क्लास उस ढंग से वोट करने निकलता है, जो बहुत सारे इस बीच आरोप हैं तमाम तरह के, तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? दिल्ली में अब कह सकते हैं क्या कि हम भी वैसे तो हैं बिहार के, लेकिन ज़िंदगी का आधा से बहुत ज़्यादा समय दिल्ली में ही बीता है, तो वहाँ तो बोल सकते हैं क्या कि हम यहीं के हैं इसी। तो लेकिन दिल्ली का पॉलिटिक्स शुरू से ही हमको आउट ऑफ सिलेबस लगा कि कभी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ। अब जैसे 3 टर्म कांग्रेस का जीतना, उसके बाद से 2 टर्म प्रचंड बहुमत से आम आदमी का जीतना, लोकसभा में कुछ और हो जाना, ये सब का कैसे हो रहा है, क्यों आउट ऑफ सिलेबस हम बता रहे हैं? उसका कारण बता रहे हैं कि 2 बहुत बड़ा चंक जो है यहाँ आबादी का, एक है बिहारी और एक यूपी वाला। दोनों का पॉलिटिक्स देखिए, बिहार का और उत्तर प्रदेश का पॉलिटिक्स देखिए, और दिल्ली का पॉलिटिक्स एकदम अलग है। दूसरा, इसके साथ साथ एक तीसरा एलिमेंट है दिल्ली में, डिस्पाइट गवर्नमेंट वाला बहुत तबका है, बहुत बड़ा तबका है जिसको सरकार से कुछ नहीं मिलता है, जिसको सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें बहुत बड़ी आबादी है जहाँ डिस्पाइट गवर्नमेंट वाला तबका बहुत छोटा होता है। दिल्ली में डिस्पाइट
गवर्नमेंट वाला तबका बहुत बड़ा है। इस सब में कौन सा क्या मिक्स हो जाता है कि लोकसभा में बीजेपी को प्रचंड मिल जाता है और आम आदमी को प्रचंड मिल जाता है, ये एकदम से मेरे कंप्रिहेंशन के बाहर है। इसलिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि अगले चुनाव में क्या होगा या उसके आगे क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। फ्रीबी वाला भी जो है, फ्रीबी में भी चूंकि वो तो वही बोले उसी से जुड़ा हुआ है कि डिस्पाइट गवर्नमेंट वाला, बिना सरकार के भरोसे वाला बहुत बड़ा तबका है, उसको वो फ्रीबी के नाम पे वोट देता है, ये भी हमको डाउटफुल लगता है। और फ्रीबी नहीं मिलने से वो नाराज़ हो जाएगा, ये भी हमको डाउटफुल लगता है। तो ये अजीब कॉकटेल है दिल्ली का पॉलिटिक्स, मेरे समझ से बाहर है। नहीं, इसमें देखिए, दिल्ली को समझना हो तो हमें इस बात से शुरुआत करनी चाहिए कि दिल्ली जो है अपने आप में मिनी इंडिया है। दिल्ली में आपको हर तरह के, हर तबके के, इंडिया में भी 50% बिहार और यूपी वाले हैं, और उसके बाद सब जो बड़ा तबका है वो पंजाब का है। तो इन तीनों इलाके का, नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स का देखिए और दिल्ली के पॉलिटिक्स का स्वरूप एकदम अलग है। लेकिन पैटर्न तो बिल्कुल साफ है। पैटर्न में तो समझने में कोई दिक्कत नहीं कि देखिए, जो बात होती है ना कि एक देश एक चुनाव के खिलाफ आर्गूमेंट देते हुए जो लोग बोलते हैं कि अगर एक देश एक चुनाव होंगे तो क्या होगा कि जो सेंट्रल इश्यूज़ हैं वो सबके ऊपर हावी हो जाएंगे। दिल्ली मॉडल उसको एकदम से खारिज कर देता है, क्योंकि दिल्ली की जनता लोकसभा के लिए अलग तरह से वोट डालती है और 6 महीने बाद, 6.5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें अलग तरह से वोट डालती है। तो उन्हें पता है कि उनको किसको वोट देना है और क्यों देना है। तो यहाँ पे उनके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए, किस तरह की सरकार चाहिए। उन्हें ये भी पता है कि जो सरकार वो चुनने जा रहे हैं उसके लिमिटेशंस है। वो जानते हैं कि ये सिटी स्टेट है और एक तरह से हाफ स्टेट है। जो सरकार चुनने जा रहे हैं उसको कोई पावर्स नहीं है, फिर भी वो चुनते हैं। इसमें आप फ्रीबीज कह लीजिए, उस करप्शन को लेकर के जो उनके अपना मूवमेंट था वो कह लीजिए। आप ये मत भूलिए कि आम आदमी पार्टी जो है वो देश का सबसे बेस्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप है। 10-12 साल में इतिहास में आकर के पार्टी को छा जाना और 2 राज्यों में नेशनल पार्टी बन जाना, 2 राज्यों में सरकार होना, ये किसी ने नहीं किया था। किसी पार्टी के बूते में ये नहीं था। आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। तो कुछ तो वजह है जिसके चलते मिल रहा है, वो आप वजह बताइए। वो वजह पहले वही स्टार्टअप में वो क्रांति का नोट पे शुरू हुआ था। जैसे उस समय बहुत सारा चीज़ हमने लिखा भी था, कुछ कुछ याद आ रहा, बहुत पुरानी बात हो गई, अब 10-12 साल पुरानी बात हो गई, तो कुछ कुछ याद आता। जेपी मूवमेंट के समय में सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन जो इंडिया में था, एग्जैक्टली उसी तरह का सिचुएशन 2012-13 में इंडिया का था। इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। एग्जैक्टली यही तीनों सिचुएशन जेपी मूवमेंट के समय 1970s के इंडिया में था। तो वो ये एक मूवमेंट रेवोल्यूशन के फ्लेवर पे आम आदमी पार्टी आया। लेकिन वो आपने कहा ना स्टार्टअप, उस ब्यूटीफुली वो कैसे इस सिस्टम का हिस्सा हो गया। इसमें एक और चीज़ है अखिलेश, अगर आप देखिएगा आम आदमी पार्टी लोकेशनल एडवांटेज जो है ना दिल्ली का, और दिल्ली पूरा राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पे है, ठीक है। दिल्ली के करीब वो पंजाब में नवा पार्टी मतलब अपने आप लोगों ने वोट दी, केजरीवाल गए भी नहीं थे जिस समय 4 उनके सांसद चुन करके आए थे। आप अगर देखिएगा तो स्टार्टअप जो है कमाल का, टीडीपी फॉर इंस्टेंस कमाल का स्टार्टअप ना, एआईडीएम के जिस समय फॉर्म हुआ। आपका असम में, असम जो स्टूडेंट एजेपी हॉस्टल से निकल करके सीधा चीफ मिनिस्टर, दोनों में बहुत अंतर है। मैं एक मिनट आ रहा हूँ। इसलिए कि उनका नेशनल रेजोनेंस नहीं हुआ दिल्ली में होने का, और दिल्ली में उन्होंने बजट जो शीला दीक्षित का था उससे मतलब वो 500 समथिंग 300 और 500 करोड़ लेकर के चले गए अपने एडवर्टीजमेंट का बजट। ये तमाम चीज़ें ऐसी हुई। उस तरह से नेशनल लेवल पे देखिएगा तो एक और मतलब अगर बीजेपी का आप फॉर्मेशन 80 का देखते हैं, जनसंघ को अगर छोड़ दें जनता पार्टी के ब्रेकअप के बाद, तो उसके बाद 2 सीटें आई, लेकिन उसके बाद एक कमाल का अपस्विंग है। तो ऐसे अलग अलग जगह हुए हैं। मैंने शुरू में कहा दिल्ली का एक रोमांटिसिज्म हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ, और दूसरा ये है कि जो लोकेशन का एडवांटेज है, केजरीवाल बीइंग अ स्मार्ट पर्सन, उन्होंने दिल्ली को अदरवाइज जो ग्लोरीफाइड मेयर कहा जाता था उसको अपने मीडिया के मार्फत एक एडवांटेज के लिए यूज किया। और सही भी है। 2 पॉइंट डिसएग्रीमेंट का है मेरा। एक तो कि
आपके स्टेटमेंट इम्प्लिसिट है कि मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पब्लिक नहीं, परसेप्शन करता नहीं है। इस केस में किया है, मैं ये कह रहा हूँ। एक तो अन्ना इससे- आंदोलन में भी इससे हम अन्ना आंदोलन was a media creation। अंधा आंदोलन एकदम अलग था। केजरीवाल का राइज और उसके बाद से सस्टेन करना इस पॉपुलैरिटी को, उसमें मीडिया का रोल हम नहीं मानते हैं। अब कुछ है। दूसरी बात, पॉलिटिकल स्टार्टअप, आपने बहुत सारे नाम टीडीपी, आईडीएमके, डीएमके, एजीपी, ये सब नाम बताया। ये सब एक ही स्टेट में रह गए। इसलिए कि लोकेशनल लोकेशनल एडवांटेज में गुजरात में क्यों फायदा हो जाएगा? 10% से ज़्यादा वोट गुजरात में क्यों मिल मुझे जाएगा? लगता है ना कि दिल्ली होने से उसका जो नाम का प्रचार है चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा हुआ। हम ये कह रहे हैं, नाम का जो प्रचार है ना, नेशनल प्रोजेक्शन आपका जब होता है, अखबार आप पटना में जिस समय हम पढ़ते थे उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली एडिशन लेते थे। टीवी, नेशनल टीवी खोलिए, आज सारे दिन नेशनल टेलीविजन पे आप आधे चैनल तो केजरीवाल हैं। यही बात हम यही कोई डिसएग्री स्टेट करते इलेक्शन हैं। होता आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से हम लोग सोशल मीडिया के युग में एंटर कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी प्री सोशल मीडिया वाला पीरियड की पार्टी नहीं है। यहाँ जो है हम लोग का इंफॉर्मेशन पहुँचाने का क्लेम जो है वो झूठा है। इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा फैल रहा है सोशल मीडिया से। सोशल पे भी आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो इस समय अरविंद केजरीवाल जितने इंटरव्यूज दे रहे हैं, एक ही जगह पे बैठ के एक ही सेटअप में एक ही तरह के सवाल और एक ही तरह के जवाब वो यूट्यूबर्स को के साथ कर रहे हैं। अभी पॉडकास्ट जो एक उनका काफ़ी वायरल हुआ है, वो सवाल और जवाब एक बड़े प्रसिद्ध पॉडकास्टर के साथ, वो भी आपके सामने है। सोशल मीडिया का, मीडिया एज अ होल हम करें, वो चाहे सोशल हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे ब्रॉडकास्ट हो, चाहे प्रिंट हो, मीडिया मैं एज ए होल कह रहा हूँ। मीडिया में हम सिर्फ टेलीविज़न और प्रिंट नहीं करें, मीडिया चारों उसके ये सो मच सो कि जो ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती थी तो उसमें आम आदमी पार्टी का स्पेशल थ्रस्ट इसी पे होता था कि हमारा कम्युनिकेशन का, मीडिया का मतलब स्ट्रैटेजी क्या है। सर मुझे लगता है ना कि आपने जो सवाल उठाया कि आप ये इन्होंने कहा कि इस राजनीतिक स्टार्टअप जो है बहुत सफल स्टार्टअप है, तो मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा रीज़न ये भी था कि जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तो उन्होंने बड़ी क्रांतिकारी बातें कही थी कि भाई हम बंगलों नहीं लेंगे, हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। तो ये सब लोगों को बड़ी अपील की थी। मुझे याद है कि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय देश में जो है वो करा रहा था, मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया था कि इतना बड़ा देखिए 2G हो गया, ये कोल स्कैम हो गया, तो ये कॉमनवेल्थ हो गया, उसी में अन्ना का आंदोलन हुआ और अरविंद केजरीवाल जी का उदय हुआ। तो उन्होंने जो बातें कहीं और उन्होंने ये कहा, मुझे याद है कि वो कह रहे थे कि मैं तो जनता के बीच में रहूँगा, और उस टाइम बड़ा पॉलिटिकल एरोगेंस था। आप याद कीजिए कि कांग्रेस का दौर था, 15 साल से शीला दीक्षित जी थी यहाँ पे, मनमोहन सिंह थे, तो उस टाइम जनता को लगा कि ये आदमी जो है वो थोड़ी नई बात कर रहा है, हमारे जैसी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई ये करप्ट है, इनके घर में 10 AC लगी है। शीला जी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था, हालांकि बाद में उन्होंने अपने घर में उससे ज़्यादा AC लगवाए। और उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने पोस्टर लगवाए थे, ऑटो पे पोस्टर पीछे लगाया था करप्शन के। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ उनको मिला, अन्ना आंदोलन का, फिर वो जो करप्शन उस समय जो प्रचार हुआ, फिर जो उनकी क्रांतिकारी बातें थी कि बंगलो नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बिजली फ्री कर देंगे, आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, तो उसका मुझे लगता है कि वो एक बड़ा उनको फ़ायदा मिला। लोगों को लगा कि ये हमारे जैसा आदमी है, ये हमारी बात कर रहा है। तो वो मुझे लगता है कि एक उनकी सफलता का राज रहा। नहीं, मैं कंक्लूडिंग पॉइंट में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये बात सही है कि केजरीवाल राजनीति को बदलने की बात करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति को उन्होंने बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से सीख लिया कि चुनाव कैसे जीता जाता है। क्योंकि बात जो अभी हो रही कि बहुत सारे मोरल ग्राउंड्स पे उनको अब लोग जज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो 2020 में भी कर रहे थे। ऐसा नहीं कि 2020 में नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जो आज विजिबल हैं वो 2020 में हो रही थी। लेकिन जिन चीज़ों ने इम्पैक्ट किया वो आपको पता है, वो फ्रीबीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। स्लम वोटर पूरा वन साइडेड केजरीवाल के साथ था। मुस्लिम वोट, दलित वोट, इनका एक बड़ा चंक, मेजॉरिटी वो केजरीवाल के साथ था, जो उनकी जीत का आधार है। सवाल क्या है कि जब तक बीजेपी इनमें डेंट नहीं करती या कांग्रेस इसमें कुछ डेंट नहीं करती, तब तक बहुत मुश्किल है मुझे लगता है केजरीवाल को की पार्टी को हराना। अदरवाइज हो सकता है कि इनका चौका लगे और बीजेपी फिर मौके की तलाश में रहे, जब तक कि कोई ठोस इसमें डेंट नहीं होता है। आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।